planning in sports. This is the syllabus. This is the revised or rationalized syllabus of the 2020 now. First number unit, planning in sports, meaning and the objectives. There are the 4 topics are given now. Now, first topic, meaning and definitions. Meaning and definitions of the planning now. Meaning and the objectives of the planning now. Meaning. अगर प्लानिंग की मीनिंग के बारे में बात करूं तो एवरीवन कैन राइट अबाउट द मल्टीपल वर्ड्स अबाउट द प्लानिंग नाउ बिकॉज यू हैव प्लान्ड योर फ्यूचर्स, योर पेरेंट्स इज आल्सो प्लान्ड योर फ्यूचर्स. बट हम प्लानिंग के मीनिंग को किस प्रकार से इंटरप्रेट करके लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम बुक में देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 पेज आर गिवन अबाउट द प्लानिंग मीनिंग एंड द डेफिनेशंस. क्या हमें इन सब की रिक्वायरमेंट है? मैं समझता हूँ ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि मीनिंग को पर्सन टू पर्सन अलग अलग वर्ड्स में लिख सकता है. सो हम एक सिंपल सी इमेज को भी अगर प्लानिंग की मीनिंग के रूप में यूज कर लें तो एग्जाम में अपना आंसर बना पाएंगे. सपोज इफ यू वांट टू गो ऑन द मून, चांद पर जाना, तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर द प्लान फॉर द फ्यूचर्स. व्हाट यू विल डू इन द प्लानिंग पार्ट, यू विल मेक द स्ट्रेटजीज, यू विल सॉर्ट आउट द मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द प्लानिंग पार्ट. सो यही सब कुछ प्लानिंग का वर्ड्स होंगे. तो नेचुरली इसको हम किस प्रकार से वर्ड्स में लिखें? प्लानिंग इज द बेसिक प्रिपरेशंस फॉर सम टास्क. व्हाट एवर द टास्क इज गिवन, वी जस्ट प्लान्ड आउट द प्रोग्राम्स, वी विल मेक द स्ट्रेटजीज इन द प्लानिंग, वी विल out the multiple problems in the planning part. It is a plan for the futures. अब ये एक इमेज प्लानिंग के बारे में बनाने के बाद में कहाँ से हमें थोड़े से वर्ड्स मिल जाते हैं. अब हम एक बार बुक की रीडिंग कर लें तो हम किस प्रकार से बड़े इफेक्टिव वर्ड निकाल सकते हैं. कोई भी एक लाइन आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज एक राइटर की किसी भी एक राइटर की एक सिंपल से डेफिनेशन को आप मार्क कर लीजिएगा और हमें वही याद करना है. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल. अगर हम ये लाइन अगर अपनी इस बेसिक या जनरल ओपिनियन में जोड़ लें तो हम बड़ा इफेक्टिव आंसर्स इसके बारे में बना पाएंगे. दिस इज द जनरल थिंग्स अबाउट द प्लानिंग नाउ. मीनिंग एंड डेफिनेशंस जनरल टर्म पर बेस्ड हैं और आप अपने वर्ड्स एग्जाम में खुद बना सकते हैं. बुकिश लैंग्वेज को एक बार रीडिंग सेक्शन से आप थोड़ा सा टेक्निकल इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. बाकी अदरवाइज आप चाहे तो खुद भी अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हो. इसी में एक और टॉपिक दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग? जनरली 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है. ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम के रूम में आप इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से वर्क करते हैं. इन द एग्जाम रूम अगर प्लानिंग परफेक्ट की है तो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से काम करते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इट रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर्स इन द इमीडिएसी. प्रेशर्स विल नॉट बी जनरेट इफ यू हैव प्लान प्रोग्राम्स अबाउट द एग्जामिनेशंस. इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. गलती होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होगी अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है तो. टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, टू मेक सम कोऑर्डिनेशन द एग्जामिनेशंस वी आर रिक्वायर्ड द इफेक्टिव प्लानिंग. इट इंप्रूव योर एफिशिएंसी, इट इंप्रूव योर क्रिएटिविटी. जब आप इन कंटेंट्स को एकदम माइंड पे डिजाइन करते हैं, एक इमेजिनेशन से सेट करते हैं, तो नेचुरली फिर यहाँ पर हमें याद कर वर्ड टू वर्ड याद करने की रिक्वायरमेंट होती है. सम अदर ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में एक बार दिए हुए, उनको अगर आप रीडिंग करें देखें तो वही ऑलमोस्ट सीनियर निकल जाता है. टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर्स टू द इमीडिएसी, टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, टू कीप द गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, अरेंजिंग रिसोर्सेज, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, to make proper coordination, to enhance the sports performance and to increase the efficiency. These are the objectives. The points are given. You can explain these points in your own language in the examinations. Word to word descriptions which are given in the booklet, it is not required in the examinations because these are the very simple word and you can write multiple things about these now. Question किस प्रकार से बना हुआ है? एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनेगा भी तो define the what is the meaning of the planning या define planning, what are the objectives of the planning, explain it now. 2 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है तो आप इनमें से 3-4 पॉइंटों को यूज कर लीजिएगा और अपने हिसाब से आप इनके डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बना सकते हैं. टॉपिक पूरा ही जनरल ओपिनियन पे बेस्ड है. सो अपने हिसाब से आप आराम से इन सबको रीडिंग सेक्शन में कन्वर्ट करें और एक रीडिंग से भी आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर इनसे रिलेटेड बना सकते हैं. सेकेंड टॉपिक, वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री गिविंग इन द पोस्ट. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये आपके टेक्निकल इंप्रूवमेंट में बहुत इफेक्टिव वर्क करे. Planning always plays an important role to improve the performance. In the examinations rooms, we are required the perfect planning to solve the papers. Do you have a planning? I think so. In this subject, you don't have a planning part. How to execute the paper. You don't have a time in this subject especially, but I have a time. So I have prepared the plan for you. What you will do, how to prepare, how to solve the question paper. This is the perfect strategies. Merits and demerits, both are the equal part of the subject now. In this planning part, some merits and the demerits are there. Demerits we will convert into merits now, and we will proceed this planning process in the examination rooms. Now, 70 marks paper.
This year, the new pattern have been published by CBSE. You can download the sample question paper from the CBSE site. 30 questions will be put up in this now. Last year, 34 questions will be put up, but now this year, the 30 questions will be put up now. 12 questions of 1 marks. Question number 1 to 12. 12 questions of 1 mark. Four questions of 2 marks. 10 questions of 3 marks. Again, the 4 questions of 5 marks. Word limit, which is given by the CBSE. 1 marks questions, they are the MCQ based. 40 to 60 is the word limit. 80 to 100 is the word limit, whereas 150 to 200 is the word limit here. This is given by the CBSE in the paper. It is written in the sections, but my opinion is totally different. We will use the next formula, exceed the word limit. If you will exceed the word limit, no negative mark will be given by the examiner. It is written in the physical education instructions, which is given by the CBSE to the examiners. So it is written. It is a beneficial point for us now. In the other subject, the rules are different. In the English, if you will exceed the word limit, negative mark will be given. But in this subject, it is a benefit. It is a positive point for us now. So we will exceed the word limit. Exceed the word limit. My opinion about the examinations, MCQ, no need to explain the word limit here. Only the tick mark the questions. 40 to 60. I think so. 80 to 100 is the word limit. Whereas 150 approximate, the word limit we will use here, whereas 200 to 300 words we will use here. This is the word limit. We will go through this word limit in the examinations. But how to manage it now? The main issue is there now. Because time वही है, पर how to manage this word limit in the examinations, this is the matter of thing. And वही हम लोग planning करते हैं इस subject में कि हम किस प्रकार से. Don't be confused about it. If you will exceed the word limit, no negative mark will be given by the examiner. It is written in the sections. उसका एक different way भी हम use करते हैं, क्योंकि हम अपनी language में एग्जाम में आंसर को लिखते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि वर्ड की बुकिश लैंग्वेज टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप यूज करें तो आपको एक शॉर्ट वर्ड लिमिट में अपना आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है. लेकिन जब हम अपनी लैंग्वेज में किसी वर्ड को इलोबरेट करते हैं तो मे भी हमें अपने वर्ड्स को एक्सटीड करना पड़े, तब जाके हम अपना आंसर बहुत बेटरली वेज में समझा पाए. और जहां तक मैं जानता हूं, मेरे चेकिंग के अनुभव ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 60% एग्जामिनर को हम लेंथ पर भी फोकस कर सकते हैं. बट लेंथ का मतलब कभी ये नहीं होता कि क्वालिटी और क्वांटिटी ही हम यूज करें. क्वांटिटी लेंथ का मतलब नहीं था, क्वालिटी अलोंग विद द क्वांटिटी ये हमें यूज करना है. हम क्वांटिटी को रखेंगे, ले जाएंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ में ये वर्ड लिमिट यूज करते हुए हमें एग्जाम को फेस करना है. अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स इज गिवन. 3 आवर्स में हम किस प्रकार से मैनेज करें, मैनेजमेंट टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि आप प्रॉब्लम में नहीं आए. 180 मिनट जो हम एग्जाम में मिलते हैं, हम किस प्रकार से मैनेज करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. 5 मार्क्स में 15 मिनट पर क्वेश्चन इज योर टाइम्स. There are the 4 questions. We are required the 60 minutes to complete the answers. In the 3 marks, 9 minutes per question is your time. There are the 10 questions. We are required the 90 minutes to complete the answers. Whereas 5 minutes per question is your time in the 2 marks. There are the 4 questions. We are required the 20 minutes. And बाकी remaining times, I think so 10 minutes. Sufficient time है. I think so. ये this is the time limit. इस time limit में ये सारे words लिखना.
दिस इज द टाइम लिमिट और ये सब वर्ड लिमिट है। ये तभी पॉसिबल है जब आंसर पूरा हमें विद डिस्क्रिप्शंस माइंड पर बिल्कुल याद हो, ताकि फ्लोली एंड द फ्रिक्वेंटली वी कैन राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशंस। अगर आंसर याद नहीं है तो हाउ टू मैनेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अगर हमें हर टाइम का डिस्क्रिप्शंस माइंड पर है। क्योंकि मैं समझता हूँ इस पावर को गेन करने के लिए हमें टाइम को डिवोट करना पड़ता है, और हमारा प्राइमरी मोटो भी यही है कि कम से कम टाइमिंग में इस सब्जेक्ट में हम कितना एफिशिएंटली प्रिपेयर करें कि मार्क्स बड़े अच्छे से मिल जाए। क्योंकि हमारे पास मेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। सो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मैनेज करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा मैनेजमेंट का। स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन ऑल द राइटिंग मेथड, हाउ टू राइट द आंसर्स। दीज आर द मेन थिंग्स इन दिस क्लास नाउ, हाउ टू मैनेज दीज वर्ड। बट उसके पहले एक और स्ट्रेटेजी में समझना, किस प्रकार से हम पेपर का एग्जीक्यूशन करें, किस प्रकार से हम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। Now 10:30 the paper will start. सबसे पहले हमें MCQ, क्योंकि MCQ generally 10 o'clock sharp you have to enter in the school premises and you will sit on your room on the specific desk and the copies will distribute. You will fill up the OMR sheet. 15-minute timing is given by the CBSE for that. 15 मिनट के टाइमिंग में आप OMR शीट को बड़े आराम से बारीकी से भरिए, गलती मत कीजिएगा। कुछ चीज अगर नहीं आती है तो नेचुरली आप थोड़ा सा एग्जामिनर से जो इन्विजिलेटर से उनसे पूछ के बड़े अच्छे से उस OMR शीट को फिल कीजिएगा। आफ्टर डेट 10:15 के बाद में द टीचर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स। 15 मिनट टाइमिंग इज गिवन टू रीड द पेपर्स केयरफुली। 10:15 to 10:30 इज द टाइम। रीडिंग सेक्शंस टाइम है, इट मींस पेपर के हर क्वेश्चंस को बड़े बारीकी से पढ़ें। क्वेश्चंस विल डिमांड एंड आंसर यू विल सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का ही पूरा खेल है एग्जाम के रूम में कि आप आंसर क्या सप्लाई करते हैं। अगर आपने मेंटल प्रोसेसिंग में ये काम परफेक्टली डिवोट किया है कि हर क्वेश्चंस का आंसर अपने माइंड पर फ्रेम किया हुआ है, तो फिर अब आपको लिखने का पार्ट जब स्टार्ट होगा तो आप फ्लोली लिख पाएंगे और वो चीज आपने मेंटली प्लान आउट की हुई है। इसी ड्यूरेशन में MCQ क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल परफेक्टली टिक मार्क कर लें पेंसिल से, या फिर आप उनको सोच लें, ताकि आपको ये टाइम यहाँ से जो 10 मिनट का टाइम है वो भी हम थोड़ा बहुत बचा सके, ताकि हम इस पार्ट में बड़े अच्छे से यूज कर पाएंगे। नाउ सबसे पहले मैं समझता हूँ MCQ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के जो है वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। 1 मार्क्स क्वेश्चंस10-minute timing is given now. हमारा टाइम मिला 10:40 AM। टाइम को साथ लेके चलिएगा, टाइम को परफेक्टली मैनेज कीजिएगा। 10:40 मतलब 10 मिनट में टाइम में हम आराम से अपने सारे MCQ क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही रीडिंग टाइमिंग में बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए हैं उनको फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखने का पार्ट है और वो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। अगर यहाँ टाइम बचा पाए तो बहुत अच्छी बात है, आराम से बच भी जाएगा। शायद 2-3-4 मिनट में हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं बड़े अच्छे से। और स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा, जो गलतियां होती है MCQ क्वेश्चन का आंसर, अगर सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर A राइट है तो A के बाद उसका ऑप्शन जो है वो ब्रैकेट में अवश्य लिखें। आप MCQ को फिल करने का सही तरीका ये होता है कि अगर A राइट है तो A के साथ में वो रखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में 2 पार्ट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में 2 पार्ट मिलते हैं, तो अगर आप फर्स्ट की जगह सेकंड अटेम्प्ट करें तो और लगा के सेकंड वाला पार्ट जो है फर्स्ट ब्लैंक छोड़िए। किस प्रकार से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ये और लगा के यहाँ पे और लगा के इसका ऑप्शन यहाँ पर आप लिखें, तो आप परफेक्टली एग्जामिनर्स को शो कर पाएंगे कि आपने सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चंस का वो अटेम्प्ट किया हुआ है। ये गलतियां थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि हम नहीं करें एग्जाम में, ताकि हमारा परफेक्ट इंप्रेशन बने। 12 क्वेश्चंस का हम किया। 10:40 के बाद जब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट करें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद सीधा आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन करने चाहिए। 5 मार्क्स क्यों? Can we break the sequence in the examinations room? Of course, it is written in the instructions. You can break the sequence. We can break the sequence in the examinations. क्योंकि हम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं पेपर में एग्जामिनर से, तो हमें सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो मेजर क्वेश्चंस है, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस में राइटिंग सेक्शन लंबा होता है एंड यू आर द एक्सपर्ट बिकॉज इंग्लिश इज द बेस ऑफ योर्स, सो नेचुरली वी कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर्स।
इन द 5 मार्क्स। और इंप्रेशन साइकोलॉजी ये बोलती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अगर पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से आंसरिंग आप लोगों ने की हुई, तो उसका इंप्रेशन होगा वो हमें बाद में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन का जो टाइम लिमिट दी हुई है वो है 60 मिनट। 60 मिनट टाइम अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो ये टाइम बनता है हमारा 11:40 AM। इट मीन्स ये सेकंड सेक्शन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 11:40 AM से पहले पहले हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सेट द टारगेट इन योर वॉच। AM 11:40 AM के बाद हम सबसे बड़ा उसके बाद जाएंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस पर। टाइमिंग लिमिट जो दी हुई है 90 मिनट। 90 मिनट में ये हमें सेक्शंस कंप्लीट करना है। अगर हम इस टाइमिंग को यहां पर प्लस कर दें तो ये बनता है 1:20 PM एंड आखिरी में 110 एंड 110 सबसे आखिरी में जो पेपर होगा वो हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 20 मिनट हमारे पास मैनेजमेंट में है। इन 20 मिनट में हमें ये सब कुछ मैनेज करना है आखिरी में सबसे पहले, और हमारा टाइम पेपर इस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। 5 मार्क्स क्वेश्चंस 1 के बाद सीधा 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ये मेरी स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं कि आप इसे फॉलो करें, आप अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इफ यू आर परफेक्ट इन ऑल द क्वेश्चंस तो आप सीक्वेंस को ब्रेक किए बिना भी एग्जाम में काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आई हैव चेक द सीबीएसई बोर्ड कॉपीज, सीक्वेंस को फॉलो करना या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम करें ये कोई रूल नहीं है। वी कैन ब्रेक द सीक्वेंस। इवन एग्जाम के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है और उनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 नंबर, और उसके 3 सेक्शन दिए हुए हैं। अगर आपने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर दिए और 3rd नंबर सेक्शन आपको याद नहीं आ रहा है, सपोज करो उस समय याद नहीं आया और आपने उस जगह वाइंड अप कर दिया और 2nd नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, और आखिरी में आते आते अचानक मेमोरी रिकॉल होती है और आपको 3rd नंबर सेक्शन आता है, तो आप किसी भी कॉपी के पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 3rd नंबर सेक्शन यूज कर सकते, लिखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर वहां भी लिख सकते हैं। और 1 नंबर स्टार्टिंग में जहां किया था वहां पर आप लिख सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर दिस वन, बोथ विल चेक इन मार्क्स टू बी गिवन बाय द एग्जामिनर। ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा। हम पेजेस में, कॉपीज के पेजेस में कहीं पर भी किसी प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि ये गलतियां नहीं करें एग्जाम में, हमें एक साथ कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा गलती से हो जाए तो हम आराम से बहुत अच्छे से इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं इन रूल्स को ध्यान रखते हुए। इवन रूल तो ये भी बोलता है कि सपोज करो 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट मालूम थे और आपने 7 ही पॉइंट लिखे और वाइंड अप कर दिया, और बाद में मेमोरी रिकॉलिंग होती है और आपको 3 पॉइंट फिर याद आते हैं, तो आप किसी भी पेज पर आप उन 3 पॉइंटों को लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में वही नोट लगाइएगा कि रिमेनिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर दिस वन, बोथ विल चेक। ये रूल है, आपको इस प्रकार से मैनेज करना एग्जाम में। 5 मार्क्स में क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी यही बोलती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और चूंकि हम एक्सपर्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने में, 5 मार्क्स के एक मेजर क्वेश्चन के आंसर में हम बड़ा अच्छा इंप्रेस करते हैं और वो इंप्रेशन काउंट होगा इन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये सबको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस स्ट्रेटजी को फॉलो हम किस प्रकार से करेंगे? टाइम ऑलवेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आप एग्जाम के रूम में देखिए, एग्जाम का रूम और घर की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जाम के रूम में हमारी बॉडी लैंग्वेज, एम्फेसिस, स्पीड, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, एवरीथिंग दे विल एक्ट इन अ हाईएस्ट और ऑप्टिमम लेवल। हैव यू सीन दीज कंडीशंस एट योर होम व्हेन यू आर स्टडीइंग नाउ? ऑफ कोर्स नॉट। आई थिंक सो। हम जब घर में पढ़ते हैं तो ये सब कुछ हमारा बॉडी पर उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्या होता है? आप देखिए, उसी को हम यहाँ पर परफेक्टली इन सबको में टाइमिंग में यूज करेंगे। इट मीन्स एग्जाम के रूम में जो हमारा स्पीड, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, बॉडी इंपल्सेस, ऑल दे विल एक्ट इन हाईएस्ट लेवल। सो यहाँ पर हमें कुछ थ्योरीज को ध्यान रखना है ताकि उनके अकॉर्डिंग हम पेपर का परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर सके। टाइमिंग हम लोगों ने ये टारगेट बनाए हुए हैं। अब आप एग्जाम के रूम के एक और सीनियर को देखिए
जनरली प्रीवियस लाइफ में जब एग्जाम दिए होंगे और लास्ट टाइम को देखिए, एग्जाम का लास्ट टाइम आप देखिए, वहां क्या होता है, सपोज करो लास्ट के 15 मिनट बचे हुए और 3 क्वेश्चन के आंसर बाकी बचे हुए हैं, अचानक टाइम दिखा और टाइम नहीं बचा हुआ है, हाथ थक चुके हैं, बॉडी में क्रैम्प आ रहा है, हाथों में क्रैम्प आ रहा है, थक चुके हैं, और वहां स्पीड कम होनी चाहिए उस लेवल पर, लेकिन जैसे ही टाइम देखो अरे 15 मिनट बचे हुए, टाइम वो आपको बूस्ट कर रहा है, वो आपको एनहेंस कर रहा है, आपकी स्पीड और बढ़ जाती है, बहुत अच्छे से स्पीडली आप उन क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट करने में बहुत अच्छे से योगदान देते हैं, जुड़ जाते हैं। इट मीन्स यहाँ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है कि टाइम ऑलवेज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। साइकोलॉजी में एक टर्म को यूज किया गया है, गोल सेटिंग, सेट द गोल विच विल इंस्पायर यू। इट मीन्स हर बच्चे के माइंड पर वो 3 आवर्स का टाइमिंग जो गोल सेट हो रहा है वही आपको वहां पर स्पीड में इंप्रूवमेंट करवा रहा है, आपकी स्पीड में एनहेंसमेंट मिल रहा है स्पीड में। तो यही टेक्निक हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहला टारगेट दिया हुआ है 1040 का, जिसमें हमें सेक्शन 1 मार्क्स से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 1040 से लेकर के 60 मिनट का सेकंड टारगेट 1140। टाइम को मैनेज करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। सपोज करो कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है और वो उस लेवल पर लिख नहीं पाते हैं और टाइम को मिसमैनेज कर जाए, क्योंकि 5 मार्क्स में हमें इंप्रेशन काउंट करना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर बना के देना है। थोड़ा बहुत टाइम मिसमैनेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1140 की जगह 1150 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 मिनट एक्स्ट्रा जो हुआ है वो हम यहाँ पर इन सेक्शन में वर्ड लिमिट थोड़ा कम करते हुए 100 के आसपास 100 to 120 भी यूज कर लेंगे तभी काम चल जाएगा। मतलब यहाँ हमें बिल्कुल भी यहाँ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं अगर वो टाइम एक्सीड हो रहा है एग्जाम में। तो हमें ये स्ट्रेटजी यूज करना है एग्जाम में, ताकि आप परफेक्टली पेपर का एग्जीक्यूशन टाइमली कर पाए, क्योंकि टाइम विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन रूम। और ये टाइम का मैनेजमेंट हमारा वॉच में सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग हम पेपर का एग्जीक्यूशन करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप 5 मार्क्स करें, आप चाहे 2 मार्क्स पे 3 मार्क्स पे सीक्वेंस को ब्रेक किए बिना भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर याद हो ये जरूरी नहीं है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलते हैं इन सब में। 5 मार्क्स का बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है, तो उसे मैनेज करने में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन सपोज करो नहीं आते हैं उस लेवल पर, तो उनको मैनेज करने में हमें वो काम होता है। देखिए साइकोलॉजी बोर्ड भी रूल बड़ा अच्छा फ्लो करती है। अगर फर्स्ट 4 क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आपके परफेक्टली राइट है तो एग्जामिनर का एक फ्लो बनता है और वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज आगे के क्वेश्चन में हमें मिलता जाता है। एक और टेक्निक जो आप लोगों को शायद उस लेवल पर नहीं बताई जाती है, उसे भी ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट टेक्निक को यूज करते हुए हमें एग्जाम में आंसरिंग कंप्लीट करना चाहिए। एडजस्टमेंट टेक्निक क्या बोलती है, रीडिंग के दौरान 15 मिनट जब आपने रीडिंग किया क्वेश्चंस, तो वहां पर आप एक स्टैटिस्टिक बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, किस प्रकार से क्या आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा आता है। सपोज करो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपको उस लेवल पर आपको नहीं आता है, जो कि हम अपनी प्लानिंग के पार्ट में यूज करते हैं इस वर्ड लिमिट में। अगर आपको उस लेवल पर नहीं आता तो उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा सर्कल मार्क कीजिएगा, आप इन क्वेश्चन को बीच बीच में एडजस्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा, दूसरा और अच्छा, तीसरा 3rd नंबर क्वेश्चन हमेशा वो कीजिए जो थोड़ा कम आता है। सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए आप उसको बीच में एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लगातार जब बड़े अच्छे लिखे हुए हैं तो एक एग्जाम का फ्लो बनता है राइट मार्क करने में, वो 3rd पर रिफ्लेक्ट होगा। ये एडजस्टमेंट टेक्निक भी आपको ध्यान रखना है पेपर के एग्जीक्यूशन में। लेकिन जिन बच्चों को सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं, बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हर बच्चे को जनरली सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, तो वो बच्चे इस प्रकार की एडजस्टमेंट टेक्निक को मैनेज करते हुए, सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए 2 अच्छे क्वेश्चन के बीच 3rd नंबर क्वेश्चन वो यूज करें जो आपको कम से कम आता है, ताकि हम उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले सकें उस अच्छे नहीं आने वाले क्वेश्चन में, और उसमें भी हमें फ्लो में मार्क्स मिल जाए। ये प्लानिंग का पार्ट, दिस प्लानिंग प्रोसेस यू विल यूज। अगर आप इससे भी अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं तो आप उसे यूज करें, पर चूंकि टाइम विल एनहेंस योर परफॉर्मेंस, और वही एक टाइम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर यूज किया हुआ है कि इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें। दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस। नाउ I will start the second number topic. Through the topics I will explain the writing principles, how to write, because ये word limit लिखना इतना आसान नहीं है। इस वर्ड लिमिट में आंसरिंग करना ये हर बच्चे के लिए आसान नहीं होगा, तो इस वर्ड लिमिट में को शो करने के लिए या एग्जाम में इस वर्ड लिमिट में आंसरिंग करने के लिए हमें क्या क्या थिंग्स और बारीकियों को ध्यान रखना है, और वही मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन के आंसर के थ्रू, ताकि आप एग्जाम में परफेक्टली इस वर्ड लिमिट के अंदर आंसर रिफ्लेक्ट या शो कर पाए और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. सो हाउ टू राइट द आंसर्स, आई विल एक्सप्लेन दिस राइटिंग प्रोसेस थ्रू द क्वेश्चंस और थ्रू द आंसर्स. और उसी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर टॉपिक में, सेकंड नंबर टॉपिक. उसी के थ्रू मैं आपको आंसरिंग का वो सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा जो हमें एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, ताकि इस वर्ड लिमिट को हम रिफ्लेक्ट कर सकें. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड नंबर टॉपिक विच इज रिटन इन दिस बुक. Various committees. 5 marks में क्वेश्चन पुट हुआ है. लिस्ट डाउन द वेरियस कमिटीज इन द टूर्नामेंट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में 2 बार एग्जाम में आ चुका है और 3 मार्क्स में 1 मार्क्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन चुके हैं. जनरली 2 मिस्टेक्स होती है एग्जामिनेशन में. एक होता है टेक्निकल एरर्स, एक होता है एकेडमिक एरर्स. आंसर याद नहीं है पर बच्चा लिख रहा है, कुछ तो लिखेगा भाई. जैसे वॉकिंग और रनिंग के डिफरेंसेस में बच्चे ने कुछ लिखा लेकिन वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं थे, तो वैसे यहाँ पर अगर बच्चा कुछ लिख रहा है तो वो तो एकेडमिक एरर से उसको तो क्योर करना, इट मींस एकेडमिक कमांड और कंट्रोल गेन करना आना चाहिए. वेयरएज टेक्निकल मिस्टेक्स, आंसर याद होने पर भी मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टेक्निकल एरर्स इन द आंसर्स, और वो हमें क्योर करना आना चाहिए ताकि हम बड़ा अच्छा मार्क्स उस प्रकार से मार्क्स नहीं खोए. आंसर आई थिंक सो याद नहीं होगा, पर मैं आपको कुछ ही मिनटों में ये कंप्लीट आंसर लाइफ लॉन्ग के लिए याद करवाता हूँ, और वही सबसे इफेक्टिव टेक्निक्स होगी इस सब्जेक्ट में कि हम किस प्रकार से कोई भी टॉपिक को याद करते हैं. मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू लर्न द थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक के थ्रू. Can you imagine that? Have you seen the tournament in the school premises or not? I think so. You have tournament. You have seen the tournament, inter-class sections, inter-section, inter-house, multiple tournament you have seen in the school premises. Can you imagine that? उसी के थ्रू हम लोग याद करते हैं किस प्रकार से ये टूर्नामेंट के हम काम करते हैं. First of all, I think so. Organizing committee, they will organize all the things. First committee is, that is the organizing committee, all they will manage the things in the exam, in the school premises. After it, when you enter the school premises, सबसे पहले क्या मिलता है? Reception. So receptions committees. Some persons will be appointed on the reception. They will guide it about tournament. Teams, they will report on the reception first and they will distribute the rules, regulation copies. Multiple things we can write about the words, about the heading now. So this is the second number committees. When you enter in the school premises, first of all, you will go on the ground. So when you will reach on the ground, the 2 more committees we are required here. First, number 3rd committee, that is the ground equipment and the maintenance committee we are required. Equipment and the maintenance committee, they will maintain the ground. Ground is leveled or not, marking is proper or not. Equipment committee, the equipments are available before the match or not, they will see. All these things we are required here. You are on the ground, can you imagine that? You are on the ground. 1 more committee we are required. Umpires and the official committee we are required. To organize the matches we are required. These committees, umpires and the official committees, they will frame the rules and the regulations. Multiple things we can write about these now. If you have seen the sports day in your school premises, I think so, surrounding the ground, multiple stalls. You in a corner you can see the Red Cross banner. It means first aid committee we are required. First aid committee, doctors, compounders, volunteers, nurses, we will appoint in these committees, and they will manage the things in case of the injuries of the players or the audience. So they are the work here. कानों में एक आवाज सुनी होगी आप लोगों ने. Announcement committee were required in the tournament. Announcement committee announce the things time to time. Multiple announcement, next match कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, ये multiple things they will announce through this committees now. So these are now. How much, how much imaginations you have? Organizing committee, enter in the school. Reception committee, go on the ground. Ground equipment and the maintenance committee. Umpires and the official committee. First aid committee and the announcement committee. 6 committees name. You have learned it now. Now, after it, some management sections or the conditions, different conditions we can use here now. Opening ceremony and the closing ceremony. Have you seen it in the tournament? Opening ceremony and closing ceremony. I think so. You have seen opening ceremony. Stage decoration and the ceremony committee. Number 7 committee is stage decoration and the ceremony committee. Who will make the stage? Art teachers, drawing teachers. They will make the stage and they will prepare the multiple things. After the decoration of the stage, preparation of the stage, on the stage, you have seen the dancing activities. It means cultural or the dance committee we are required. Music teachers, dance teachers we are required in these committees. They will serve the student and prepare the programs for the ceremony. So all they are the work of these committees. After the cultural event, what you have seen,
or prizes or the medal distributions. It means prizes or the medal committee we are required. The committee members, they will arrange the prizes accordingly on the stage. First, second, third places prizes they will manage accordingly. Prize purchasing, whatever, so all they are the function of these committees. In this subject, in the sports tournament, along with the prizes, we will distribute the certificate. So certificate committees, it is a very important committees. Why? Because all they will check the documents, name, spellings, date of birth, whatever. So all they will check it now, and they will write on the paper, on the certificate, and they will distribute to the players. So they are the function of these now. अगर आपने देखा हो तो वो चीफ गेस्ट और वीआईपी पर्सन्स को भी हम बुलाते हैं ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में, और उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट सर्व करना पड़ता है. सो रिफ्रेशमेंट कमेटी वी कैन अपॉइंट हियर सम पर्सन्स और द वॉलंटियर्स वी विल अपॉइंट इन दिस कमिटीज. दे विल डिस्ट्रीब्यूट द रिफ्रेशमेंट टाइम टू टाइम टू द चीफ गेस्ट और द अदर वीआईपी पर्सन्स. ये सब कुछ, ये आप लोगों का, ये इतनी सारी कमिटीज के नाम, ऑलमोस्ट 11 कमिटीज हो चुकी हैं. थोड़ा सा मैनेजमेंट सेक्शन और देखिए. टीम जब बाहर से आती तो रुकती तो है. लॉजिंग इन द बोर्डिंग कमेटी, ऑल दे विल मैनेज इट नाउ. लॉजिंग इन द बोर्डिंग कमेटी किस प्रकार से, जो सिटीज के डिफरेंट प्लेसेस पे कहाँ वेन्यू अवेलेबल है, हाइजीनिक है या नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रॉपर और ऑल दे विल मैनेज. ये इस कमेटीज के काम होंगे. टीम रुक गई है तो खाना भी तो खाएगी भाई. फूड एंड द बेवरेज कमेटी वी आर रिक्वायर्ड. डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज की टीम्स हैं, उनके बीच में फूड का मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, कहाँ पर वेन्यू होगा, कहाँ प्लेस होगा, फंड कहाँ all they will manage. Multiple things, I think so we can write about these now. After eating the food, the teams will go and take rest, and tomorrow in the morning they will go on the ground to play the matches. What we are required? We are required the transportation. So transportations committee, all they will manage these things. मैच आप यहाँ खेल रहे हैं, आप रुके वहाँ थे, कोई सामान ले जाए तो नेचुरली उसको सिक्योरिटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो सिक्योरिटी कमेटी वी कैन फॉर्म इट नाउ. सिक्योरिटीज कमेटीज के बाद इतना काम किया, पर हम लोगों ने शायद एक काम करना भूल गए, वो है प्रिंट मीडिया एंड द पब्लिसिटीज कमेटीज. पब्लिसिटी कमेटीज, प्रिंट मीडिया कमेटीज, ये सब कुछ यूज किया तो ये सब कुछ हमारी एक लिस्ट में जाती है. 15, 16, 17 नेम्स, इतना सारा नाम हम लोग आराम से बड़े इमेजिनेशन के थ्रू. और आई थिंक सो यू हैव सीन ऑल द एंटायर वर्क ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशंस. तो इमेजिनेशन से हम लोगों ने उन सबको एक कड़ी के रूप में परोया और बड़े अच्छे से इफेक्टिव आंसर्स हम लोगों ने एग्जाम में बना दिया. 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में 16 पॉइंट्स जो हम लोगों ने देखे हुए हैं. इन इतने बड़े लंबे आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आई थिंक सो 8, 9, 10 पॉइंट सफिशिएंट है. इनको भी यूज कर ले तो बड़ा अच्छा आंसर आप बना पाएंगे. डिस्क्रिप्शंस में आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब इसी टॉपिक को इमेजिनेशन से एक बार हम लोगों ने देखा. अब हम चलते हैं बुक की और बुक में देखें किस प्रकार से क्या लिखा हुआ है. 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्री, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट. मतलब इन्हीं कमिटीज को हम प्री कॉम्पिटिशंस, कौन कौन सी कमिटीज की रिक्वायरमेंट है, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशंस और द पोस्ट किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है. एक रीडिंग किया तो वो सब कुछ आराम से हम टेबल को जनरेट कर पाएंगे और बड़े अच्छे से इफेक्टिवली हम अपना आंसर्स बना पाएंगे. अब आंसर याद हो गया, अब आता है लिखना. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिस्ट डाउन द वेरियस कमिटीज इन द टूर्नामेंट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में 2 बार पूछा हुआ है, और जब 5 मार्क्स में इसका आंसर हम लिखेंगे तो हम किस प्रकार से अपना आंसर लिख पाएंगे. आई विल यूज द ब्लैंक पेज. यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ टू राइट द आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. मैं समझता हूं कि आपको लाइफ का कोई भी एग्जाम हो तो यही एक आंसरिंग तरीका होता है जिसको यूज करना चाहिए. बड़ा इफेक्टिव आंसर होगा, क्योंकि व्हेन द एग्जामिनर्स विल ओपन द कॉपीज दे विल इंप्रेस ऑन दिस राइटिंग सिस्टम्स. और ये सभी एग्जाम्स में, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस इज द बेस्ट वे टू राइट द आंसर्स. देयर आर द 2 पेजेस ऑफ कॉपीज. जब मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो मैं किस प्रकार से लिखता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. और जीवन में कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को लिखने का तरीका यही होना चाहिए एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 31 था, सपोज करो आंसर नंबर 31. कभी कभी होता है लिखने में गलती हो गई और एग्जाम में कॉपी सबमिट करने के बाद याद आता है. मैंने देखा एग्जाम में लिटरली द स्टूडेंट आर क्राइंग, सर प्लीज गिव द कॉपीज, बट एग्जामिनर्स दे विल नॉट गिव द कॉपीज आफ्टर सबमिशंस. सो नो नीड टू वरी. रूल्स क्या बोलता है, इफ द स्टूडेंट विल पोस्टेड रॉन्ग हियर ड्यूरिंग द कॉपी चेकिंग एग्जामिनर्स दे विल करेक्ट द आंसर नंबर. आंसर नंबर करेक्ट करने की उनकी जिम्मेदारी है. ये रूल बुक में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा. इफ यू विल पोस्टेड रॉन्ग आंसर नंबर, द एग्जामिनर्स ड्यूरिंग द कॉपी चेकिंग दे विल करेक्ट द आंसर नंबर. इफ यू विल नॉट पोस्टेड द आंसर नंबर, अगर आपने आंसर नंबर लिखा भी नहीं है तब भी आंसर को देखकर आंसर नंबर लिखने की जिम्मेदारी या ड्यूटीज में ये एग्जामिनर्स की होगी. एग्जामिनर्स ड्यूटीज में ये पॉइंट दिया हुआ है सीबीएसई ने अपने
ध्यान रखिएगा। सो नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा आंसर नंबर लिखने की जिम्मेदारी है, आंसर लिखने की जिम्मेदारी किसी एग्जामिनर की नहीं होती है। आंसर नंबर दे विल करेक्ट इट नाउ, दे विल राइट द आंसर नंबर, बट हम गलती से भी गलती नहीं करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, बट हो जाए तो डर भी ना रखें। आंसर नंबर 31 हियर। नाउ लिस्ट डाउन द वेरियस कमिटीज। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा बेस होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं अपने वर्ड, आप अपने वर्ड बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। फॉर द स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टूर्नामेंट वी विल फॉर्म द मल्टीपल कमिटीज सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अंडर द हेड ऑफ दीज कमिटीज। नाउ आप अपने हिसाब से कोई वर्ड, मैं अपने हिसाब से कोई वर्ड बनाया। नाउ दीज आर द वेरियस कमिटीज इन द टूर्नामेंट। नाउ स्टार्ट द पॉइंट हियर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितने भी नाम आपको याद है आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 7, 8, 9, 10 जो भी आपको पॉइंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नाउ डोंट एक्सप्लेन द पॉइंट हियर। इफ यू विल एक्सप्लेन द पॉइंट हियर तो फिर आप टेक्निकल मिस्टेक कर जाएंगे, जो कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। लिस्ट डाउन द वेरियस कमिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट डाउन सो दैट द एग्जामिनर विल गिव द मार्क्स हियर। जो भी सेक्शन के मार्क्स है 1 या 2 वो मार्क्स यहां मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स हियर, वही पॉइंट जब आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो उस सेक्शन के मार्क्स यहां पर, और इन दोनों को टोटल करके 5 मार्क्स यहां एग्जामिनर पोस्ट करता है। दिस इज द चेकिंग सिस्टम ऑफ सीबीएसई। सेक्शन वाइज सेपरेटली क्वेश्चंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके मार्किंग की, ये एक तरीका होता है। यहां पर एक बच्चे ने गलती क्या की है, उसने लिस्ट डाउन नहीं किया, उसने सीधा यहीं पर पॉइंट लिखा और वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया, तो उसने 4 मार्क्स में से ही ये मार्क्स मिलेंगे। ये दिस इज अ टेक्निकल मिस्टेक्स अबाउट द क्वेश्चंस नाउ। बट हमारा आंसर्स बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होगा, हम इस प्रकार के मेथड को यूज नहीं करते हैं। हम अपना आंसर्स थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे। टेक्निकल मिस्टेक को जानने के बाद अब चलते हैं आंसर लिखने का तरीका। These are the various committees in the tournament. इस बेस लाइन से तकरीबन 1.5 इंच का स्पेस छोड़ते हुए आपको पॉइंट नंबर 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 या नो नीड टू राइट एनी वर्ड इनसाइड द लाइन। ये जो पूरा वर्ड, ये सेक्शन है वो एग्जामिनर के लिए होता है। वो यहाँ पर अपना नोट मेकिंग पॉइंट वटेवर, सो जो भी उसको कमेंट करना है वो, या मार्किंग करने के लिए ये प्लेस उसके लिए होता है। सो नो नीड टू राइट एनी वर्ड्स इनसाइड द लाइन। यहाँ से 1.5 इंच स्पेस, इतना स्पेस छोड़ने से हम एक और स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि पेज की विड्थ को छोटा कर दिया, ताकि आपकी जो 1.5 लाइन है वो 2 लाइन में, या 2 लाइन जो है वो 2.5 लाइन में कन्वर्ट होगी। तो आंसर को एक्सीड करने में आपकी हेल्प करेगी, आंसर और लंबा बन जाएगा ये वाला। दिस इज द स्मार्ट वर्क। आफ्टर दैट फर्स्ट नंबर पॉइंट, सपोज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लिखा हम लोगों ने यहां पर। नो एक्सप्लेनेशन, यहां से स्टार्ट नहीं करते हुए नीचे की लाइन से स्टार्ट करें। आप लोगों ने फिर स्मार्ट वर्क किया कि यहां एक पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में एक लाइन का आंसर जो है वो एक्सीड कर दिया, लेकिन देखिए इसका पावरफुल इंपैक्ट क्या होगा। दिस वर्ड इज ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड नाउ, नो नीड टू अंडरलाइन द वर्ड, दिस वर्ड इज ऑटोमेटिकली हाईलाइट बिकॉज आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस छोड़ने से आपका आंसर जो वो एक लाइन का बढ़ चुका है। अगर आपने 5 पॉइंट भी यूज किए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो 5 लाइन का आंसर आपने बढ़ा दिया। दिस इज द स्मार्ट वर्क। When you will start the second point, जब आप सेकंड पॉइंट स्टार्ट करें तो give the gap between the 2 point, एक लाइन का फिर गैप दीजिएगा, ये नंबर 2 पॉइंट। 5 पॉइंटों को एक्सप्लेन करने में 5 लाइन यहां पर, 5 लाइन यहां पर, 10 लाइन यहां पर, यू एक्सीड कर दिया हम लोगों ने आंसर को। वेरेज यहां पर जो स्पेसिंग यूज की हुई है उससे हमारा आंसर जो देखिए किस प्रकार से बढ़ जाता है। इट मींस 2 पेज का आंसर 3 पेज में कन्वर्ट हो रहा है। हम लिख वही वर्ड रहे हैं पर प्रेजेंटेशन में इस प्रकार से यूज किया तो वो आंसर जो है और लंबा, मतलब नंबर ऑफ पेजेस को कंज्यूम करेगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट आंसर। ये नंबर 2 पॉइंट यहां पर लिखा, तो ये लिखने का तरीका वही होता है। नीचे की लाइन से स्टार्ट करते हुए लिखा, तो दिस इज द बेस्ट। व्हेन द एग्जामिनर्स विल ओपन द कॉपीज, देखता है तो अरे क्या सुंदर आंसर है, एवरीथिंग इज विजिबल, और जब दिख रहा है तो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्यों भाई पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? कारण है उसके पीछे, क्योंकि अनुभव ये बोलता है, एक्सपीरियंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का डेप्थ में से मालूम पड़ता है, बच्चे के लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि उसका लेवल क्या है, और उसके बाद सिस्टम को देखते हुए आंसर्स को भी ये चेक होती है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम कॉपी करेक्शन सिस्टम को देखें तो एक कॉपीज में हार्डली 10-12 मिनट मिलते हैं। इन 10-12 मिनट में मल्टीपल काम होते हैं एग्जामिनर के पास में, और अगर वो एक ही कॉपी पर इतना टाइम एनर्जी देगा, क्योंकि 3 घंटे की कॉपीज जो हम लिखते हैं उसको चेक करने में 10-12-15 मिनट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें वर्ड टू वर्ड आंसर्स पढ़ना तो मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर अनुभव ये बोलता है कि जिस बच्चे ने ये पॉइंट लिखा होगा, इसी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन को यूज किया होगा, इसी पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ अलग नहीं लिखेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर यह है कि ये पॉइंट पढ़ा और ये डिस्क्रिप्शन देखा और बड़े आराम से राइट मार्क करते हुए मार्क्स मिल जाते हैं इस प्रकार के राइटिंग सेक्शन में, क्योंकि हर चीज दिख रही है यहाँ पर, और जब दिख रही है तो डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर पढ़ते नहीं है, पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन के लेवल, उसकी लैंग्वेज के क्वेश्चन के लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि बच्चे का लेवल क्या है, और जब बच्चे का लेवल पहला शो हो रहा है तो फिर बाद में सिस्टम को देखते हुए मार्किंग बड़ी पॉजिटिव की होती है। Prime Minister of India, they start a campaign, Swachh Bharat Abhiyan, Swachh Copy Abhiyan, everything is visible here now. We are helping the examiners की help कर रहे हैं ऐसे सिस्टम के आंसरिंग सिस्टम को यूज करके, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा आंसर वो है 1 पेज का 1.5 पेज में, 2 पेज का आंसर 2.5 में, आंसर्स और लेंथी बन रहा है। और जब एग्जामिनर्स, आप देखिए 5 मार्क्स का आंसर्स अगर हम 200 वर्ड को 300 वर्ड्स में इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, एक एग्जामिनर को 3 पेजेस टर्न करने पड़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट 12 to 15 पेजेस में जब आप आंसर लिख रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के, तो हर क्वेश्चन राइट भी बन रहा है, तो उसका फ्लो मिलता है, उसका फ्लो बन रहा है, और वो फ्लो जो होगा वो 3 मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज अगर मैं यूज करना है तो ये एक आंसर सिस्टम है जिसको यूज करके बड़ा अच्छा बेनिफिट हम लिखते हैं। दिस इज द वे टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, व्हाट यू विल राइट, the marks depend on these, but in this subject how you will write the answers, this plays an important role in the examinations, and this is the way to write the answers। और मैं समझता हूँ कि लाइफ में कोई भी एग्जाम हो हमें यही एक तरीका यूज करना चाहिए आंसरिंग के लिए। दिस इज द वे टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशंस। नाउ टॉपिक को याद करने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि किस प्रकार से हम काम करते हैं। इफेक्टिव तरीका यही होता है। Now the third number tournament, that is after the meaning and definitions or the objectives of planning or the second topics, name of the committees or the pre, post and during. Now third number topic, types of tournament. टूर्नामेंट, नॉकआउट लीग और द राउंड रॉबिन एंड द कॉम्बिनेशंस। टूर्नामेंट, व्हाट इज टूर्नामेंट? हैव यू सीन द टूर्नामेंट? तो वहीं से वर्ड निकालेगा। टूर्नामेंट इज अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ द कॉम्पिटिशंस वेयर द वन टीम इज विन द मैच, अदर टीम्स आर लूजेस द मैचेस। अपने वर्ड्स में मतलब एक रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, किया तो किया, नहीं तो सुनने से भी काम चलता है। बड़े आराम से हम वर्ड निकाल सकते हैं। टूर्नामेंट इज अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ द कॉम्पिटिशंस वेयर द वन टीम इज विन द मैच, अदर टीम्स आर लूजेस द मैचेस। नो नीड टू रीड डीपली इन द बुकलेट नाउ। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट आर गिवन, मल्टीपल importance points we can make it now, we can write in the examinations. It provides the platform, it provides the opportunities, find out the talent during the competitions, developing the sports skill, integration, national or international, it promotes the entertainment, it improves the physical fitness of the wellness. Multiple points we can write in the examinations. In case 3 marks question will put up, we can define, we can explain these points very well, otherwise points are enough in the examinations। आराम से काम चलता है और अपना आंसर हम बना सकते हैं। रीडिंग सेक्शन से, बट अब थोड़ा सा अनचेंजेबल टर्म की ओर चलते हैं। आई विल मेक द प्रैक्टिकल इमेज अबाउट द टूर्नामेंट। हैव यू सीन द टूर्नामेंट? देखिए जनरली क्या होता है, सपोज आवर स्कूल वांट टू ऑर्गेनाइज an inter school basketball tournament in the school premises. First of all, the school authorities, they will form the committees, organizing committee which will organize all the tournament in the school premises. After that, they will send the information to the different schools. We are organizing this type of tournament by this method. If you want to take part in the competitions, kindly send the entries. Now the school will send the entries. अब सबसे important part है कि टीम कितनी आती है, उनके बीच में मैचेस किस प्रकार से करना है, वही इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। This topic is based on the unchangeable terms। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि मल्टीपल मेथड्स आर गिवन। अगर 10 टीम आती है, 10 टीमों के बीच मैचेस को ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑन अ ब्लैंक शीट what you will do, first of all you will write the number here। Suppose if you don't know the rules and the regulations how to arrange the matches, this is the method to arrange the matches। Problems, first of all, which type of the problems will be created here, we will understand these things now। First of all, what you will do, you will arrange the matches like this way: 1 versus 2, 3 versus 4, 5 to 6 numbers, 7 to 8 numbers, 9 to 10 numbers। Maybe numbers you can change it now, but you will arrange the matches like this way in the tournament। No problems here now, no problems now। Second round, winners of these, they will play the matches, but the problem is created here। अब इसका मैच किससे होगा, क्योंकि इनके पेयरिंग तो पॉसिबल है, बट अब यहाँ कोई पेयरिंग के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। हाउ टू अरेंज द मैचेस? This is the first problem। One person, he will use the buys। Oh, okay, now buys the advantage here, the buys teams will go in the next round without playing the matches, but I can object। I'm here on this place। ये एडवांटेज इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं?
जब मुझे मिलता है तो ये टीम ऑब्जेक्ट करती है कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं. ऑब्जेक्शंस आर हियर नाउ. अगर आप 22 का एडवांटेज एक ही टीम को दे रहे हैं तो उसको क्यों दिया गया, मुझे क्यों नहीं, ये ऑब्जेक्ट कर सकती है. एक बच्चे ने डायग्राम कंप्लीट किया तब भी तो ऑब्जेक्शन है. इस टीम में ऐसी क्या विशेष बात है कि राउंड स्किप करते हो सीधा फाइनल में, जबकि हम लड़के जा रहे हैं. क्यों भाई, ऐसा क्यों? द प्रॉब्लम इज हियर नाउ. अगर टीम 11 होगी तो क्या होगा, पहले राउंड से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. सो इन प्रॉब्लम को जानने के बाद आंसरिंग सिस्टम में हम किस प्रकार से सिस्टम से आंसर बनाएं और रूल्स के अकॉर्डिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. द प्रोग्राम, दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द अनचेंजेबल टर्म. सो दिस इज द प्रॉब्लम्स समझने के बाद अब इसको आंसरिंग में किस प्रकार से यूज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहला जो अनचेंजेबल टर्म पे क्वेश्चन बनता है वो है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. First type, knockout. Number second, league method. Number 3, combinations method. And number 4, challenge. फर्स्ट 3 आर सिलेबस. ये 4th नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इज अ टाइप, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस टाइप नाउ. इन द एग्जाम्स इफ इट इज अ क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स, यू विल यूज ऑल 4. 3 सिलेबस में है, 4th नंबर इज नॉट इन आवर सिलेबस. टुडे आई विल स्टार्ट. आज हम स्टार्ट करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट. हेडिंग यूज कीजिएगा नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट क्या होता है, व्हाट इज नॉकआउट, यू नो अबाउट दैट. नॉकआउट, हाँ, you know about it. The one team is win the match? No. The problem is that if you use the general descriptions about the knockout, the marks will not be given because some technical examiner, they will not give the good marks. So use the appropriate or qualitative word in the answering now. Knockout is called the elimination round. Once a team lose the match, it will eliminate in the tournament. At the end, one team is win the match. Elimination is the key word here. You can impress the examiner if you use these words in the examinations. So technically descriptions हमारा answers में words होने चाहिए ताकि हम examiners को impress कर सकें. नॉकआउट को डिफाइन किया. नॉकआउट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एडवांटेज, लेस टाइम वी आर रिक्वायर्ड, लेस मनी वी रिक्वायर्ड, लेस टाइमिंग, लेस मनी, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लेस रिसोर्सेज वी आर रिक्वायर्ड, एंड रिजल्ट वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. ऑल दे आर द एडवांटेज ऑफ द नॉकआउट मेथड. वेयर इज द डिसएडवांटेज, नो सेकंड चांस विल बी गिवन. सेकंड चांस मिलता ही नहीं है. सपोज तो टैलेंट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इन दिस मेथड नाउ. हाउ ऑस्ट्रेलिया लूज द फर्स्ट मैच इन द कॉम्पिटिशंस अगेंस्ट द बांग्लादेश. सपोज in the tournament everything can be possible. Australia is a strong team. It lose the first match, it will go home. So natural talent यहाँ हम इस टूर्नामेंट में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम जब अपना पहला ही मैच हारेगी तो. whereas टूर्नामेंट कैन बी बोर. इंडिया इज अ होस्ट टीम, इट लूज द फर्स्ट मैच, तो टूर्नामेंट कैन बी बोर हो सकता है टूर्नामेंट. सो दे आर द डिसएडवांटेज. मैं समझता हूँ इन टॉपिक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार सुनने पर भी आपका काम चलता है और अपना आंसर हम खुद बना सकते हैं. जनरल परसेप्शंस को यूज किया, पर मैं समझता हूँ फिर भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट के लिए, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए एक रीडिंग कर लें एग्जाम टाइम पर भी, तब भी आपका काम चल जाता है. बट अब चलते हैं थोड़ा सा अनचेंजेबल टर्म की ओर. एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है.